प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपका कॉमर्स स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था और पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कॉमर्स में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अंश पूंजी के लिए लेखांकन को हम अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे। तो वैसे ही हम आपको अंश पूंजी के लेखांकन को पढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, जैसा भी आप सोच रहे हैं। तो ये हमने जो मैटर चूज किया है, ये मैटर है आपका एनसीईआरटी की बुक से। एक एनसीईआरटी बुक्स ऐसी बुक होती हैं जो कॉमन बुक्स होती हैं। आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी मैटर हो, आप उसमें उन टॉपिक पर तैयारी कीजिए जो एनसीईआरटी की बुक में है, क्योंकि सिलेबस वहीं से है और वहीं से सिलेबस आपका आना है। तो टॉपिक कोई भी हो, किसी भी बुक से पढ़े, उन बिंदुओं को पढ़ें जो एनसीईआरटी की बुक में उपलब्ध है, जिससे कि आपके एग्जाम में आसानी रहे और अच्छे नंबर ला करके आप पास हो सके। एनसीईआरटी की और एक खूबी होती है कि उसमें जो है सिलेबस जो दिया होता है, उसमें जो मैटर होता है वो काफी आसान होता है, तो इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसे पढ़ सकते हैं। खैर, अन्य बातें ना करके हम टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं कि अंश पूंजी के लिए लेखांकन में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर अधिक ध्यान देना है। तो इसमें सबसे पहले भी लाइन लिखी हुई है कि एक संगठन का कंपनी प्रारूप संगठन प्रारूप के विकास का तीसरा चरण है। इसकी पूंजी व्यक्तियों की एक विशाल संख्या द्वारा नियोजित की जाती है, जो कि उसके अंशधारी कहलाते हैं और जो वो कंपनी के वास्तविक स्वामी भी होती है। लेकिन न तो यह संभव है कि वे सभी कंपनियों के प्रबंध में भाग लें और न ही यह वांछनीय है। इसलिए वे कंपनी के मामलों को निपटाने के लिए प्रतिनिधि के रूप में संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। तथ्य यह है कि कंपनी के सभी मामले कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार शामिल होते हैं। एक कंपनी से आशय, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एक कंपनी से आशय वह कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या किसी अन्य पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित या पंजीकृत हो। केवल कानून द्वारा रचित होने के कारण यह केवल उन परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में रख सकती है जिनके लिए उसकी उनके रचना करने वाला चार्टर उसे अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह स्पष्ट हो अथवा उसके बिल्कुल प्रारंभ से प्रासंगिक हो। हम आप कह सकते हैं प्राय कि कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक व्यवसाय करने का तरीका है। जैसे एक एकल व्यवसाय होता है जिसमें एक व्यक्ति स्वामी होता है, जैसे साझेदारी होती है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, अधिकतम 50 होते हैं। ऐसे ही कंपनी भी एक व्यवसाय करने का प्रारूप है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्मित किया जाता है। कृत्रिम व्यक्ति होता है, यानी अगर कोई व्यक्ति कंपनी बनाना चाहता है तो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके अंतर्गत जो भी नियम रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, उनको पढ़ करके आप अपनी कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। कंपनी एक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति के रूप में आपके सामने होगी और उसी के माध्यम से व्यवसाय को किया जा सकता है। तो एक प्रारूप है, एक तरीका है जिसके माध्यम से कंपनी बना करके बड़े लेवल पे व्यवसाय करते हैं। कंपनी का जो एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसकी जो विशालता है, यानी एक आप छोटा व्यवसाय करें तो एकल व्यवसाय हो सकता है, उसे थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो तो आप साझेदारी का रूप लेते हैं, और उससे भी विशाल यानी नेशनल इंटरनेशनल या पूरे वर्ल्ड में आप अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो कंपनी के रूप में आप अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। तो अब हम इस आशय के साथ में समझेंगे कंपनी की विशेषताएं क्या होती है, यानी कंपनी जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो कंपनी में शामिल होती हैं। तो कंपनी की विशेषताओं के रूप में हम सबसे पहले कंपनी की एक विशेषता समझेंगे और उसके साथ में अलग अलग विशेषताएं देखेंगे। तो हम लास्ट लाइन में पढ़ रहे हैं
कुछ विशेषताएं रखती है जो कि उसे अन्य संस्थाओं से पृथक करती है। यानी कंपनी की विशेषताएं हैं, सबसे पहली है निगमित संस्था। समय पर लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। यानी कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम या उसके अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत होता है। तो यानी एक ये निगमित संस्था है, यानी इसका निर्माण कंपनी अधिनियम के कानून के प्रावधानों के अनुसार होता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व होता है जो कि उसके सदस्यों से भिन्न है। यानी कंपनी के जो सदस्य हैं वे तो मानव हैं, वे उसके मेंबर हैं और उन मेंबर से पृथक, यानी कंपनी की अपनी पहचान है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, तो उसकी एक अलग पहचान होती है। उसको चलाने वाले, उसको मैनेज करने वाले अलग अलग हो सकते हैं और उनका जाना आना, कम होना अधिक होना, ये सब अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। सीमित दायित्व, तीसरी जो विशेषता है सीमित दायित्व। इसके अंदर सदस्यों का दायित्व केवल उसके द्वारा खरीदे गए अंशों की अदत्त राशि तक ही सीमित होता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की स्थिति में कंपनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है। यानी कंपनी का प्रत्येक सदस्य या जिसने भी कंपनी को पैसा दे रखा है उस पर जो पैसा दत्त है, यानी उस पर जो पैसा ड्यू है, जितने उसने अंश खरीदे उतने तक ही वो पैसा देने के लिए दायी है, उससे अधिक उसका कोई दायित्व नहीं है। तो कंपनी का दायित्व यानी कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। स्थायी उत्तराधिकार, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कानून द्वारा निर्मित होने के कारण उसके सदस्यों के परिवर्तित होने पर भी अस्तित्व में रहती है। कंपनी को केवल कानून द्वारा विघटित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कंपनी का उत्तराधिकार स्थायी है। यानी कंपनी एक बार निर्मित होती है तो कंपनी कानून द्वारा निर्मित होगी और कानून द्वारा ही उसका समापन होगा। कंपनी को कोई भी ऐसे ही विघटित या खत्म नहीं कर सकता। तो कंपनी कानून द्वारा बनेगी, कंपनी कानून द्वारा ही खत्म होगी और उस तक, यानी जब कंपनी अस्तित्व में है तो वो स्थायी उत्तराधिकार है उसका। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु हो जाए, दिवालियापन होने की स्थिति में भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सदस्य आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी निरंतर बनी रहती है। उसके बाद एक वर्ड है, उसकी अलग विशेषता है सार्वमुद्रा। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती। कंपनी को देखिए कानून द्वारा बनाया गया है, वो कृत्रिम व्यक्ति है। तो जब कृत्रिम व्यक्ति है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो वो साइन तो नहीं कर सकती अपने। तो उसके सदस्यों उसके उसको संचालित करने वालों के द्वारा साइन किए जाते हैं। तो कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है, मीन्स कंपनी की एक मोहर होती है, उसके नाम से कंपनी जानती है। और अधिकारित जो रूप से कंपनी के लिए जो भी व्यक्ति नामित होता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। अंशों का हस्तांतरण, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अंश मुक्त रूप से हस्तांतरित होते हैं। अंशों के हस्तांतरण के लिए कंपनी की अनुमति या किसी सदस्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कंपनी के जो अंश खरीदे जाते हैं, जिनके भी व्यक्ति के द्वारा वो अंश लिए जाते हैं, वो एक दूसरे को वो हस्तांतरित कर सकते हैं। यानी स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में उन्हें वो बेच सकते हैं और कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंशों को खरीद सकता है और कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंशों को बेच सकता है जिसके पास में भी हो। अभियोग चलाना, अभियोजित होना, कंपनी व्यक्ति के कारण, कानूनी व्यक्ति होने के कारण एक कंपनी संविदा कर सकती है अतः संविदागत अधिकारों के प्रवर्तन हेतु दूसरों को बाध्य कर सकती है। कहने का मतलब है कंपनी जो कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, तो कोई भी संविदा यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर सकती है और कोई व्यक्ति उसके साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो ये विशेषताएं थी जो आपके सामने हैं।
इनको आप एक एक टॉपिक को लर्न कर लीजिए और संभवतः इसका प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। फिर आप अगला देखेंगे कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार में अलग अलग प्रकार हैं, इनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, ऐसी कंपनी में इसके सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा लिए गए अंशों के वास्तविक मूल्य तक सीमित होता है। यानी अंशों द्वारा सीमित, एक अगर सदस्य ने एक अंश लिया है और उसका मूल्य 10 रुपए है तो 10 रुपए तक उसका दायित्व सीमित है। ठीक, तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी होगी। उसके बाद जो कंपनी आएंगी उसे कहेंगे गारंटी द्वारा सीमित है। ऐसी कंपनियों में सदस्यों का दायित्व उस कंपनी के समापन होने पर, उस समापन होने की दशा में उनके द्वारा दिए गए अंशदान के वचन तक सीमित होता है। उसके बाद है असीमित दायित्व। इस प्रकार की कंपनियां भारत में तो नहीं पाई जाती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार है। जब कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित हो तो वो असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाएगी। इसके बाद अगला जो प्रकार है उसमें सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो पहली होती है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से जो कि एक निजी कंपनी नहीं है, और एक कंपनी जो कि निजी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है। तो इसके साथ हम यदि निजी कंपनी को समझ लें तो जो कंपनी निजी कंपनी नहीं होगी या निजी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होगी तो वो सार्वजनिक कंपनी होगी। तो इसके साथ आगे देखिए आप निजी कंपनी। एक निजी कंपनी वो है जो अपने अनुच्छेद के अनुसार अपने सदस्य अंशों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। निजी कंपनी की विशेषताएं हम समझेंगे कि 3 विशेषताएं हैं निजी कंपनी की। पहले, अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा जो उसका अंश है यानी उसका जो योगदान है उसको दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता। नंबर 2, एकल व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखेंगे, ठीक है, जिसमें कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। यानी अधिकतम 200 सदस्य और न्यूनतम 2 सदस्य। आगे बताएंगे आपको एकल कंपनी ओपीसी भी बताएंगे। ओपीसी में तो एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए उन्होंने लिख दिया हुआ। यानी निजी कंपनी कौन है? जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाएगी। दूसरा, अपने सदस्यों की संख्या 2, न्यूनतम 2, अधिकतम 200 तक सीमित रखेगी। और जनता को कंपनी की किसी भी प्रतिभूति के विधान के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी निषेध करती है। यानी 3 विशेषताएं हैं कंपनी की। जो निजी कंपनी होगी उसकी 3 विशेषताएं होंगी। पहले, अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाएगी। दूसरा, अपने सदस्यों की संख्या 2, न्यूनतम 2, अधिकतम 200 तक सीमित रखेगी। और तीसरा, जनता को कंपनी की किसी भी प्रतिभूति के विधान के लिए आमंत्रित नहीं करेगी, तो वो निजी कंपनी होगी। अगर ये तीनों विशेषताओं में से कोई विशेषता यदि नहीं है या ये तीनों नहीं है तो वो कंपनी सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी। इसके साथ ही अगला एक एकल व्यक्ति कंपनी आप समझेंगे। एकल व्यक्ति कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 262 उप 6(2) के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है। कंपनी समावेशन नियम 2013 के नियम 3 के अनुसार आप एक एकल व्यक्ति कंपनी की विशेषताएं समझिए। एकल व्यक्ति कंपनी केवल उस व्यक्ति द्वारा स्थापित की जा सकती है जो भारतीय हो, भारतीय निवासी हो। यानी कोई भी व्यक्ति भारत का हो और भारत का निवासी हो, वही व्यक्ति आप एकल व्यक्ति कंपनी स्थापित कर सकता है। इस प्रकार की कंपनी से अपेक्षित है कि वह गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रियाओं में कार्य नहीं करेगी, ठीक है। और उत्साह है, इस प्रकार की कंपनी की प्रदत्त पूंजी किसी भी दशा में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। इस प्रकार की कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता। तो ऐसी कंपनी आपकी वन मैन कंपनी कहलाती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अच्छा सा है, तो आप इनको तैयार कर लेंगे।
अब अगला टॉपिक समझेंगे कंपनी की अंश पूंजी। ठीक, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपनी पूंजी को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती, जो आवश्यक रूप से कुछ व्यक्तियों से एकत्रित की जाती है। वे व्यक्ति कंपनी के अंशधारी होते हैं। जैसे कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है तो कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम का मतलब बना हुआ, कानून द्वारा निर्मित है, तो वो तो अपनी कोई अंश पूंजी नहीं रख सकती है। अपना पैसा तो चूंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके पास पैसा कहाँ से आ जाएगा। तो जो व्यक्ति उसको में पैसा देंगे, पैसा लगाएंगे, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, अंशधारी। क्या कहलाएंगे, अंशधारी कहलाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग पूंजी खाता नहीं खोला जा सकता। अतः एकत्रित पूंजी के असंख्य भागों को और उसके अस्तित्व को एक सामान्य पूंजी खाता, जो कि अंश पूंजी खाता कहलाता है, में समायोजित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अंश पूंजी का वर्गीकरण है। इस पे भी एक टॉप क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि अंश पूंजी का वर्गीकरण। ठीक, तो अंश पूंजी जो आपने पढ़ी कि कंपनी के सदस्यों द्वारा दी जाती है, तो उसके कितने प्रकार होते हैं उसे आपको समझना है, यानी कितने स्टेप होते हैं। एक सबसे पहले होती है जो उसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या है, पार्षद सीमा नियम, सीमा पार्षद नियम कह लें या पार्षद सीमा नियम। ऐसा होता है कि पार्षद, कोई भी कंपनी बनती है तो पार्षद सीमा नियम बनाती है, पार्षद अंतर नियम बनाती है। आपने 11 में पढ़ा होगा कंपनी निर्माण में, आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए वहां जा करके। तो पार्षद सीमा नियम में जो कंपनी की पूंजी लिखी होती है, उस पूंजी से अधिक कंपनी व्यवसाय नहीं कर सकती। पार्षद सीमा नियम में एक वो होता है वाक्य, उसको कहते हैं पूंजी वाक्य। तो उस पूंजी वाक्य में लिखा होता है कि कंपनी अधिकतम कितने रुपए तक का व्यवसाय कर सकती है। ठीक, तो उसी के अंतर्गत ये दिया गया है, तो उसमें लिखे, तो उसी को कहते हैं अधिकृत पूंजी। ठीक, उसका अधिकृत पूंजी के बाद निगमित पूंजी आती है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को अभिदान के लिए आमंत्रित किया जाता है, यानी जनता से पैसा को मांगा जाता है, तो उसे हम कहते हैं निगमित पूंजी। अभिदत्त पूंजी यानी जनता ने, निगमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा वास्तविक रूप से अभिदत्त किया जाता है, यानी पेड किया, मतलब मांगा जाता है, कॉल्ड अप कह सकते हैं। फिर उसके बाद सब्सक्राइब भी किया जाता है, सब्सक्राइब। फिर उसके बाद मांगी गई याचित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो अंशों पर मांगी जाती है, यानी कॉल्ड अप हो, यानी जो कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों से मांगी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आवंटित अंशों का अंकित मूल्य 10 रुपए है और कंपनी के ने केवल 7 रुपए प्रति अंश मांगा है, तो उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। मांगी हुई पूंजी 7 रुपए के हिसाब से। प्रदत्त पूंजी, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों ने से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है, तो उसे हम कहेंगे प्रदत्त पूंजी। उसके बाद होती है अयाचित पूंजी, यानी अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो कि अभी तक मांगा जाना बाकी है, देखो, उसे कहेंगे अयाचित, यानी अनकॉल्ड अप कैपिटल। फिर उसके बाद होती है आरक्षित पूंजी, या एक कंपनी द्वारा अयाचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन की दशा के लिए आरक्षित किया जाता है। इस प्रकार की अयाचित राशि कंपनी को आरक्षित पूंजी कंपनी की आरक्षित पूंजी कहते हैं। यह कंपनी के समापन पर केवल लेनदारों के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अधिकृत पूंजी, उसके बाद निगमित पूंजी, अनिगमित पूंजी, फिर अभिदत्त पूंजी, फिर अभिदत्त एवं पूर्वदत्त पूंजी, अभिदत्त परंतु पूर्व प्रदत्त पूंजी। इस प्रकार से आप एक एक उदाहरण समझ सकते हैं। उदाहरण से, जैसे किसी की अधिकृत पूंजी 40 लाख रुपए है और उसके ने वो 40 लाख अंशों में 10 रुपए प्रति अंश में बटी हुई है। उसके बाद 2 लाख अंशों को जनता को अभिदादित किया गया और उसमें आपने जो है कंपनी ने 2,50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो 2 लाख अंश कंपनी ने निर्मित किए, 50,000 अंशों को अस्वीकृत कर दिया, यानी वापस कर दिया।
तो इस प्रकार से आपका एक चिट्ठा व्यू दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। बकाया मांग क्या है, इसमें देखो लिखा है जैसे 16 लाख रुपए 8 रुपए के हिसाब से मांगा, 2 लाख गुणे 8 यानी 16 लाख रुपए बकाया मांग। बकाया मांग का मतलब है कि कुछ अंशदारी जो पैसा उनसे मांगा गया और वो अपना पैसा नहीं दे पाए तो उसे बकाया मांग। अंशों की श्रेणियां एवं प्रकृति, यहाँ पे अंशों के प्रकार दिए हैं, ठीक है। तो उसमें आप समझ लेंगे 2 प्रकार के अंश होते हैं। अंश क्या है, पूंजी का भाग है, ठीक। जिसको जो पूंजी का भाग रखते हैं उन्हें अंशधारी कहते हैं। तो अंश उस इकाई से संबंधित है जिसमें कंपनी की कुल पूंजी बटी होती है। एक कंपनी है, उसकी जो पूंजी है उसके विभिन्न छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उन्हें उस टुकड़े को ही अंश कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्वाधिकार अंश होता है, एक समता अंश होता है। अधिमानी अंश कहेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स या पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अंतर्गत अधिमानी अंश वह अंश होता है जो कि दी गई शर्तों को पूरा करता है। अधिमानी अंशधारी को एक निश्चित राशि का लाभांश पाने का अथवा प्रत्येक अंश के अंकित मूल्य पर निश्चित दर से परिकृत किए गए लाभांश। कहने का मतलब है कि जो अधिमानी अंशधारी होगा उसको कंपनी को जब लाभ होगा, लाभ का अंश पाने का अधिकार पहले होगा, ठीक है। उसके बाद जब कंपनी का समापन होगा यानी कंपनी जब खत्म हो रही होगी तो पूंजी पाने का अधिकार पहले होगा। यदि 2 अधिकार किसी भी अंशधारी को प्राप्त है तो वो अधिमानी अंश है, कोई नहीं भी अंशों को प्राप्त है तो अधिमानी अंश है, अन्यथा वो अंश जो होंगे वो समता अंश कहलाएंगे। और अधिमानी अंशधारियों के कई प्रकार होते हैं, हम आगे चल के डिस्कस कर देंगे। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कई टाइप के होते हैं, ठीक। और आता भी क्वेश्चन है। उसके बाद समता अंश, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43(3) के अनुसार एक समतांश वह है जो अधिमानी अंश नहीं है। दूसरे शब्द में वह अंश जो कि लाभांश के भुगतान, पूंजी के भुगतान के संबंध में कोई अधिकार नहीं रखता, वो समता अंशधारी कहलाता है। कहने का मतलब है कि समता अंशधारी वे अंशधारी हैं जिनको कोई ऐसे अधिकार नहीं है कि वो लाभ हुआ तो उन्हें लाभ पाने का अधिकार निश्चित दर से है, या कंपनी समाप्त हो रही तो उन्हें कोई पूंजी प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है तो समता अंश है, जिन्हें अधिकार प्राप्त है वो पूर्वाधिकार अंश है, ठीक है। लेकिन समता अंशधारियों को कुछ अधिकार ऐसे हैं जैसे मताधिकार, यानी कोई भी कंपनी निर्णय लेती है तो अपने सामान्य अंशधारियों से पूछती है, जिनको समता अंशधारी कहते हैं। मताधिकार है तो अविदित विभेदक अधिकार, लाभांश अथवा कंपनी के अंतर नियम में निर्धारित की गई परिस्थितियों के अनुसार हो सकते हैं, ठीक। स्वयं जांचें आप पढ़ लीजिए, अंशों का निर्गमन, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक इसमें आएगा अंशों का निर्गमन। तो अंश अभी हमने बताया कि अंश पूंजी का भाग है, और एक कंपनी जो होती है वो विभिन्न प्रकार से अपने अंशों के माध्यम से पूंजी प्राप्त करती है और उससे से व्यवसाय करती है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो किस प्रकार से कंपनी को भुगतान करते हैं, या ये कह लीजिए कि कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है तो किस प्रकार से धन जनता से प्राप्त करती है और उस जनता से धन प्राप्त से अपना व्यवसाय करती है। तो प्राप्ति की जो पूरी प्रक्रिया है उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अंशों का निर्गमन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम आपको पढ़ाएंगे, और इस टॉपिक के साथ में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताया जाएगा जो कि सामान्यतः आपके एग्जाम में आता है। तो और इसे इंग्लिश वाले पोर्शन से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अंशों का निर्गमन आप इसमें देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे थ्योरी में हिंदी में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक। तो आप पढ़ लेना, उसके बाद लेखांकन व्यवहार को इंग्लिश में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप इतनी देर हमारे वीडियो को देखा और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका प्यार स्नेह सही बना रहे, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे अंशों के लेखांकन व्यवहार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।